हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शोहिनीज बायो बुक। जैसे कि मैंने कल पोस्ट किया था इसके बारे में कि आज यानी 19 दिसंबर से मैं आप लोगों के लिए एक फ्री क्लास लेके आ रही हूँ। नीट या फिर एआईपीएमटी या फिर एम्स जो भी बोलो आप, यानी ऑल मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और साथ ही साथ जो नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे जेन पास होती है, उन सब चीज़ों के लिए आपकी बायोलॉजी के ऊपर एक फ्री क्लास मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो उसी फ्री क्लास का आज पहला दिन है और आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो था क्लास 11 का टॉपिक। अगर याद है तो याद करिए, आपकी क्लास 11 की बुक की फर्स्ट जो चैप्टर थी वो था लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू नीट सिलेबस मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर करने की कोशिश करूंगी और कुछ चीजें क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। तो तैयार है आप लोग? पेन पेपर लेके बैठ जाइए, नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताऊंगी। तो जो कि ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास भी रखेंगे, यानी चीज़ों को थोड़ा समझने की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, taxonomy and classification. Okay, I hope I am visible and audible. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो जब भी हम सोचते हैं लिविंग के बारे में, बायोलॉजी मीन्स द लिविंग एंटिटीज। तो लिविंग एंटिटीज के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कौन सी एंटिटी को हम लिविंग कहेंगे, यानी लिविंग की डेफिनेशन क्या है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे जो फैक्टर्स है, ऐसे और क्या क्या फैक्टर्स है या फिर और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें एक लिविंग बीइंग में देखने को मिलते हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिविंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उनमें से सबसे पहला जो पॉइंट रहता है वो है प्रोटोप्लाज्म। मैं आप लोगों को ना हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट्स को। तो फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज जो सेल के अंदर रहता है, जो हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बनता है। यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, मैं इसको थोड़ा लाइट कर देती हूँ। या सो प्रोटोप्लाज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोप्लाज्म we mean nucleus plus cytoplasm। तो प्रोटोप्लाज्म होता है कहाँ पर? हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल, उसके अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में ही देखने को मिलता है। कोई भी रैंडम चीज ले लो, लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो, कोई भी आपके घर की सामान उठा लो, उनमें क्या प्रोटोप्लाज्म मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो प्रोटोप्लाज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? सेलुलर स्ट्रक्चर। अभी हमने बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जो कि सेल के अंदर ही होता है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर होगा तभी तो प्रोटोप्लाज्म होंगे। यानी सेल से सेल मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है लिविंग बीइंग का, उसे कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी कोई भी लिविंग बीइंग, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर हम तक, ह्यूमंस तक, सारे जो लिविंग एंटिटीज है उनमें सेल जरूर होता है। जरूरी नहीं कि वो मल्टीपल सेल्स ही हो, वन सेल से शुरू कर कर थाउजेंड, बिलियन, ट्रिलियन सेल तक, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। अब वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, लाखों हो सकता है, करोड़ों में हो सकता है, but cellular structure is the characteristic of living being. नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी हमारी जेनेटिक मटेरियल क्या है बोलो आप? हमारी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में हमको आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के दौरान काम करते हुए दिखता है। जेनेटिक मटेरियल यानी जिनमें हमारी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। Genetic material carries all the information of a living being's characteristics from one generation
टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इट इज द बेस ऑफ लिविंग। तो एक जेनेटिक मटेरियल तो होनी ही चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर यानी एक सही ऑर्डर पर वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं अगर लिविंग बीइंग की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सेल होता है जो कि बेसिक यूनिट है। सेल, बहुत सारे सेल मिलाकर क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं। सारे जो टिश्यूज है, हर एक टिश्यू अलग काम के लिए नियोजित रहते हैं। तो टिश्यू मिलाकर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन मिलाकर क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम्स को लेकर बनता है हमारा बॉडी। तो ये है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी जो हमारी बॉडी में हम जब खाना खाते हैं तो वो खाने का जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। या फिर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनकी बॉडी में जो खाना तैयार होता है वो भी एक प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कोई भी चीजें अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई भी चीजें अगर नई तरीके से बन रहे हैं तो वो सारे आते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। यानी मेटाबॉलिज्म मीन्स द एक्टिव रिएक्शंस इन द लिविंग बीइंग। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? एक्टिव रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हमेशा चल रहे हैं। एक्टिव रिएक्शंस इन द बॉडी that is either formation or breakdown of a substance। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर टूट रहा है या फिर फॉर्म हो रहा है तो वो दोनों ही मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। क्या फर्क है इन दोनों में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में? कैटाबॉलिज्म जो है वो है ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या कहते हैं हम? कैटाबॉलिज्म। और जो फॉर्मेशन होता है दैट इज द anabolism. So whenever a substance is being produced or formed or being synthesized, it is called anabolism. And whenever a substance is breaking down into other substances, this is called catabolism. I hope I am clear. कोई भी doubt या confusion हो, please let me know in the comment section. I will clear them out in the next session. अब आया हमारा next point, that is energy. एनर्जी तो जरूर मौजूद होगा क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जब किसी फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज का, तो उनमें फॉर्मेशन यानी एनर्जी को हम स्टोर कर रहे हैं। हम स्टोर करते हैं एनर्जी को किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो एटीपी की फॉर्म में हम जब स्टोर करते हैं एनर्जी को तो उसको क्या कहते हैं? हम एनाबॉलिज्म। और जब एटीपी को ही हम और जब हम कोई भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है तो वो जो एटीपी निकलता है उसको क्या कहते हैं? हम कैटाबॉलिज्म। तो एनर्जी का स्टोरेज का फॉर्म है एटीपी, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जी सब्सटेंस से एटीपी में, एटीपी से सब्सटेंस में। तो ऐसा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है बॉडी में। मैं बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस का क्या मतलब होता है? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है, मैं इधर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, होम्योस्टैसिस। आप इसको रिलेट करो होम से, और स्टैसिस यानी स्टैटिक कंडीशन।
आप बाहर जाते हो, बाहर बहुत ठंड होती है, कड़वी धूप होती है, कभी बारिश हो रही है, लेकिन जब आप घर में आ रहे हो तो घर में वो धूप, बारिश, वो तूफान का असर घर के अंदर नहीं हो रहा है। यानी आप घर को हमेशा प्रोटेक्टेड रख रहे हो बाहर के एनवायरनमेंट से। घर का एनवायरनमेंट हमेशा हमारा स्टेबल होता है, एक जैसा ही होता है, स्टैटिक होता है। घर की बाहर चाहे तूफान आया हो, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कोई भी बिजली गिर रही हो, ठंड हो, कड़कड़ाती धूप हो, लेकिन आप जब घर में आते हो तो घर में आपको एक स्टैटिक कंडीशन ही मिलता है। घर में धूप, छाँव, बारिश, तूफान, फ्लड, ये सब घर के अंदर असर नहीं करता है। तो घर के अंदर हम जो ये एक पर्टिकुलर एक सेम स्टैटिक कंडीशन मेंटेन करके रखते हैं ताकि हम घर के अंदर कंफर्टेबल रह सके, उसको ही कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब यही आप घर को समझ लो अपना बॉडी। तो घर अगर घर को हम अगर बॉडी समझे, ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी अगर उसका घर हो, तो उस बॉडी के अंदर ये जो एक स्टैटिक या स्टेबल कंडीशंस मेंटेन करके रखने का तरीका होता है, उसी को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ओके, तो ये हमारी बॉडी के अंदर का जो एक स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है हमेशा, उसको ही कहते हैं होम्योस्टैसिस। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, जो सेल है, टिश्यू है, उनको फंक्शनल रखने के लिए हमारी बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, कांस्टेंट एक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। अब यहाँ पर मैंने 3 नाम लिखे हुए हैं। वो क्या है? वो है रिसेप्टर, इंटीग्रेटर, इफेक्टर। यानी होम्योस्टैसिस का प्रोसेस में ये तीनों चीजें काम करते हैं। एक होता है बॉडी का रिसेप्टर, जो एक्सटर्नल जो स्टिमुलस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं, दैट इज रिसेप्टर। एक होता है इंटीग्रेटर, जो स्टिमुलस को एक्सेप्ट करने के बाद उसको इफेक्टर तक पहुंचा रहा है। यानी जो इफेक्टर पर्टिकुलर वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए काम करेगा, उसी इफेक्टर की तरफ ये उस स्टिमुली को डायरेक्शन देते हैं। फिर इफेक्टर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। पॉइंट क्या है? कॉन्शियसनेस। वी आर ऑलवेज कॉन्शियस। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस बॉटल को दिखाऊं, तो ये बॉटल अगर मैं यहाँ पर रख रही हूँ, यहाँ बॉटल के आसपास तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसकी बॉडी का कोई चेंज भी नहीं हो रहा है, इसको जुकाम भी नहीं होता, इसको कुछ नहीं होता है। ही डजंट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। लेकिन हमको ये केयर करनी पड़ती है। हमारी बॉडी बाहर की एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है, हमारी बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो वी आर ऑलवेज conscious about the surroundings. This is the characteristic of living being. Irritability is almost the same thing. That is responding to external stimuli. कोई भी अगर नेगेटिव स्टिमुली हो तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी इरिटेटेड हो जाती है, हमारी बॉडी नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। पॉजिटिव स्टिमुली हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी इन शॉर्ट। हीलिंग एंड रिपेयर। बॉटल टूट गया, आप उसको ठीक कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने आप से ठीक नहीं होगा। लेकिन लिविंग एंटिटी जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये हीलिंग का प्रोसेस, रिपेयरिंग प्रोसेस जारी रहता है। वेस्ट अब हम इनटेक कर रहे हैं तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा, बॉडी से वेस्ट भी तो निकलेगा। ये प्रोसीड्योर लिविंग बीइंग में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीड्योर है। मूवमेंट्स ऑफ कोर्स। अब आप कहोगे कि प्लांट तो मूव नहीं करते। प्लांट बिल्कुल मूव करते हैं, लाइट की तरफ प्लांट की जो ब्रांचेस है वो मूव करते हैं। तो मूवमेंट डजंट मीन्स कि आपको एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर जाना होगा। आपकी बॉडी के कोई पार्ट्स भी मूव कर सकते हैं, उसको भी हम मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। उसके आगे क्या आता है? उसके आगे आ रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी आप कहोगे कि कहीं पर आप सोचो एक डंप करके कुछ चीजें रखा गया है, बाहर से आप उसके ऊपर और भी मैल फेंकते जा रहे हैं और वहां पर एक मैल की पहाड़ हो गया है, वो एक डंपिंग एरिया हो गया है। वो तो उसको वहां भी तो उसका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो भी तो बढ़ रहा है, उसका भी ग्रोथ हो रहा है। तो वो भी क्या लिविंग एंटिटी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लिविंग एंटिटी की जो ग्रोथ होते हैं वो इंटरनल ग्रोथ होता है, वो एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होता है। यानी बाहर से आप उसको
उसके ऊपर कुछ फेंक कर, उसके ऊपर कुछ डाल डाल के उसके हाइट को इंक्रीज कर रहे हो, उसको ग्रोथ नहीं कहेंगे हम। ग्रोथ हम तब कहेंगे जब इंटरनल डेवलपमेंट होगा, अंदर से ग्रोथ आएगा और वो परमानेंट ग्रोथ होगा, उसको हम कहेंगे क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो कि हमको सिर्फ लिविंग एंटिटी में मिलते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस तो करेगा ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसको अपनी स्पीशीज को परमानेंसी देनी है, अपनी स्पीशीज को आगे ले जाना है, अपने फैमिली को आगे बढ़ाना है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग एंटिटी। फिर आता है वेरिएशंस, यानी एक तरह की नहीं होती है हमेशा, हर एक लिविंग बीइंग एक दूसरे से बहुत अलग होता है। उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना ये जेनेटिक मटेरियल, इसी के लिए ये वेरिएशन दिखता है। फिर आता है एडेप्टेशंस। अब कॉन्शियसनेस आया है बॉडी में, हम सतर्क हो रहे हैं सराउंडिंग में क्या हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी आ रहा है, हम पॉजिटिव नेगेटिव स्टिमुली को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो बॉडी को एक हद तक अडाप्ट भी तो करना पड़ेगा। वी हैव टू अडाप्ट, वी हैव टू एक्लिमेटाइज विद द सराउंडिंग। एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन का क्या फर्क है बताइए। मैं यहाँ पर दो वर्ड्स लिख रही हूँ, एक्लिमेटाइजेशन और यहाँ पर लिखा है मैंने एडेप्टेशन। कोई बता सकता है एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन में क्या फर्क होता है? ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है ना। किताब से देखकर या इंटरनेट पे सर्च कर कर जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका इंटरनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। आपको क्या चाहिए, इंटरनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो अगर आपको खुद को पता है, अभी पता है ये वीडियो लेक्चर देखते देखते, तो आप कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, इट्स ओके, मैं बता दूंगी, लेकिन सोर्स से ढूंढ कर कॉपी मत कीजिए, उससे क्या होगा, आपका इंटरनल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट डाउन इन द सेक्शन कि एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन में क्या फर्क होता है। अभी इवोल्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट। एडेप्ट करेगा बॉडी किसी नए एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे कि हम कैक्टस के एडेप्टेशंस पढ़ते हैं ना, कैक्टस में वो जो स्पाइंस हो गया है, लीव्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पाइंस, दिस इज एडेप्टेशन। ज़ीरोफाइटिक एडेप्टेशन आप पढ़ेंगे आगे भी। तो इसको ये एडेप्टेशन जो हुआ है, इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। मतलब अगर एडेप्टेशन सालों चलता रहा तो कभी कभी क्या होता है, कोई स्पीशीज नई जगह पर जाके रहने लगा, वहाँ के हिसाब से उसने अडॉप्ट कर लिया अपने बॉडी को, फिर वो अगर सदियों से उधर रहने लग गया ना, तो मे भी हो सकता है वो एक नए स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो ये होगा फिर इवोल्यूशन। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स पहले, सैकड़ों पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है, तो ये हमारा इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन एडेप्टेशन की वजह से ही होता है। पहले पेड़ पे रहते थे हम, फिर जमीन पे चलने लगे, हाथ छोटे होने लगे, स्पाइन सीधी होने लगी। तो ये एडेप्टेशन छोटे 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 ऐड करने की वजह से आया है इवोल्यूशन। लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल, ऑफ कोर्स एक लाइफ स्पैन तो होती ही है, हम में से कोई भी इमॉर्टल नहीं है। सो लिविंग बीइंग्स आर मॉर्टल, और उनकी एक लाइफ साइकिल होता है, यानी एक होता है यंग एज, उससे पहले भी एक चाइल्ड जो रहता है, फिर यंग, फिर आता है एडल्ट स्टेज हर लिविंग बीइंग में, फिर आता है डेथ। अब अगर कोई नॉन लिविंग थिंग की बात करें, बॉटल की बात करें, तो वो उसकी कोई चाइल्ड एज, कोई यंग एज, एडल्ट एज ऐसा कोई फेस नहीं होता है, और उसको तोड़ के हम उसको मारे पीटे तभी वो खत्म होता है, उसको हम डेथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। डेथ इज द स्टॉपिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड डेथ। तो ये रहा लिविंग बीइंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, व्हाट इज दिस। अभी यहाँ पर मैंने जो बात की थी होम्योस्टैसिस की, यहाँ पर वही चीज लिखी गई है, ये देखो होम्योस्टैसिस। मैंने क्या बताया था, होम्योस्टैसिस का मतलब बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को एक
स्टेबल कंडीशन में हमेशा मेंटेन करने की तरीका, ताकि हम बाहर की सराउंडिंग्स के साथ मिलजुल कर चल सके, बाहर की सराउंडिंग हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे, उसके हिसाब से हम इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखें। इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब ये होम्योस्टैसिस का दो तरीका हो सकता है। कुछ एनिमल्स है जो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जैसे कि फिशेस, रेप्टाइल्स, ये क्या करते हैं, ये बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं। यानी बाहर अगर बहुत कोल्ड है तो उनके अंदर का जो बॉडी फ्लूइड, ब्लड हो या फिर कुछ और हो, वो इंटरनल बॉडी फ्लूइड उस हिसाब से अपने टेम्परेचर को बाहर के एनवायरनमेंट के समान कर देता है। तो इसको हम कहते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स, मतलब इनको कहते हैं जो लोग ये काम करते हैं बाहर। एक्टो का मतलब हमेशा बाहर होता है और एंडो का मतलब हमेशा अंदर होता है। तो एक्टोथर्मिक हम किसे कहेंगे, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अंदर का एनवायरनमेंट बदल देना, उसको कहते हैं एक्टोथर्मिज्म। और एक्टोथर्मिक एनिमल्स होते हैं वो जो ये काम करते हैं, और उनको हम एक दूसरा नाम भी दे रखे हैं, वो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और एंडोथर्मिक एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दिस, यानी वो अंदर का इन्वायरमेंट कभी भी नहीं बदलते, बाहर के हिसाब से थोड़ा बहुत वो मेंटेन मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी भी बाहर के इन्वायरमेंट जैसा उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं बदलता। हमेशा वो इंटरनल इन्वायरमेंट को सेम ही रखता है, जो था वह वो ही रहेगा। और उसको मेंटेन करने के लिए जैसे कि हमारी शिवरिंग होती है ताकि हमारी बॉडी हीट थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि बाहर ठंड है। ऐसा नहीं कि हम बॉडी के अंदर को भी, हमारी ब्लड फ्लो को भी हम ठंडी बना दे रहे हैं ताकि हम एक्लिमेटाइज कर पाए, वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम शिवरिंग करके बॉडी को गर्म कर लेते हैं क्योंकि बाहर कोल्ड है। तो ऐसे मेंटेन करना, ऑपोजिटली मेंटेन करना, उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिज्म। और उनको कहते हैं हम एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अभी एक नई टर्म आप लोगों को जानने को मिलेगा, वो है क्लासिफिकेशन। आप लोग सब अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, कोई क्लास 7 में पढ़ता है, कोई 8 में पढ़ता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी नीट की सिलेबस, आप लोग क्लास 11 में हो या क्लास 12 में, ओके। कोई 7 में या 8 में तो नहीं होना जिनको मैं नीट पढ़ा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को या आपके स्कूल ने आप लोगों को डिवाइड कर दिया है अलग अलग क्लासेस में, ताकि आप लोगों की IQ लेवल, आप लोगों की एज के हिसाब से, आप लोगों की ग्रोथ लेवल के हिसाब से आप लोगों को पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ाया जाए, ताकि आप उस सिलेबस को अपने अंदर आधार कर सके, ठीक है ना। तो ये जो आपको क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 अलग अलग क्लासेस में बांटे गए हैं, ये किसके लिए बांटे गए हैं, ताकि आप लोगों की जिनकी एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक है, जिनकी एक सेम एज ग्रुप में जो है, उनको एक क्लास में रखते हैं, जो अलग एज में है उनको अलग क्लासेस में रखते हैं, मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से अलग क्लासेस में रखते हैं। और फिर इसमें हमारी फायदा क्या होती है, कोई भी बच्चा अगर हमसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने आए, अगर वो एडोलेसेंट लर्नर है, अगर वो क्लास 7, 8, 9 में है, तो मैं उससे जिस हिसाब से डील करूंगी। अगर वो क्लास 2, 3 का एक चाइल्ड है, उससे अलग तरीके से डील करूंगी। तो जब मुझे पता चलेगा अच्छा ये क्लास 2 में है, तो मैं समझ जाऊंगी इसकी क्या ग्रोथ लेवल है अभी, उस हिसाब से मैं उसके साथ डील कर पाऊंगी, उसे पहचान पाऊंगी अच्छे तरीके से। तो दिस इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक वैसे ही हम हमारी जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उनमें जो सारी जीवे हैं, ऑर्गेनिजम्स है, उनको भी क्लासिफाई करते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज टू डिवाइड इनटू क्लासेस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मींस क्लासिफाइंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ओके। अब इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक और क्लैडिस्टिकल। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन तो मैंने अभी बता दिया कि पेड़ पौधा, इंसेक्ट्स, इंसान, पंछी, सब अगर क्लासिफाइड नहीं होते ना, तो हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, उसकी उसकी केयर नहीं ले पाते, उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, सब एकदम
गड़बड़ हो जाता। तो दिस इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, ताकि हम अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाए, उसको अलग नाम दे पाए, और उसको मतलब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर ग्रुपिंग करके उसको अलग से स्टडी कर पाए, उसके बारे में अलग से जान पाए। और जब भी मैं ग्रुपिंग कर दूंगी ना क्लासेस में, तो मुझे अलग से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने एक पंछी को, मानो कोई भी पैरोट को मैंने बर्ड में क्लासिफाई कर दिया, तो मुझे पता है कि इसके दो विंग्स होंगे, ये उड़ सकता है, तो ये तो बर्ड्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब मुझे पता चलेगा कि पैरोट इज अ वन टाइप ऑफ बर्ड, तो पैरोट कैसा दिखने में होगा, उसका इमेज हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि पैरोट बर्ड है। अच्छा, तो फिर ये तो उड़ सकता है, इसके दो विंग्स होंगे, इसके एक बीक होगा, इसका एक टेल होगा, इसका साइज क्या हो सकता है, ये सब ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो दिस इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अभी दो शब्द के बारे में आप जानेंगे, जो है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। वो क्या है? ये क्लासिफिकेशन के बारे में हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में डील करते हैं, पढ़ाई करते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स भी सिमिलर वर्ड ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। वो क्या है देखते हैं। ये देखो, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी में क्या डीलिंग्स होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। यानी हम कैसे उसको अलग से पहचाने, वो आइडेंटिफिकेशन की क्या क्या प्रिंसिपल, उनके बारे में बात करते हैं हम टैक्सोनॉमी के अंदर। उसके साथ साथ उनकी नोमेनक्लेचर, इनको उनको एक नाम देना, और फिर आता है क्लासिफिकेशन, उनको उस हिसाब से पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड कर देना। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिस ब्रांच में, दैट इज टैक्सोनॉमी। एंड सिस्टमैटिक्स, जिसमें हम ये जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन तो हो गया, उसके साथ साथ हम कंपैरेटिव एनाटॉमी रिलेशनशिप, ये सब डिस्कस भी करते हैं। उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। यानी अलग अलग क्लासेस में हमने डिवाइड तो कर दिया आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर की बात, फिर उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटी है, उन दोनों को कंपेयर करना, और उन दोनों का रिश्ता अगर है इवोल्यूशन वाइज, कि पिछले जन्म में पिछले जन्म का रिश्ता ही समझ लो, जैसे कि सैकड़ों पहले उनके क्या सेम एंसेस्टर से, वो क्या एक तरह की पेड़ से ही क्या ये दो पेड़ डेवलप हुए थे। इन सारी चीजों के बारे में हम जिस ब्रांच में बात करते हैं वो होता है सिस्टमैटिक्स। अभी चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। सम फेमस क्लासिफिकेशंस। सम फेमस क्लासिफिकेशंस, एक होता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीकों से, अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से बायोलॉजिकल वर्ल्ड को उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तो कुछ फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट जो इसके बारे में जानेंगे वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। किनके थे ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन? कैरोलस लिनियस, ये उन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दो स्तरों में डिवाइड किए थे, एक प्लांटी एंड एनिमल। यानी जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है उनको उन्होंने प्लांटी ग्रुप में रख दिया, और यानी प्लांटी किंगडम में रख दिया, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं उनको उन्होंने एनिमलिया कह दिया। लेकिन ऐसे बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्लांटी और एनिमलिया में हमेशा इंक्लूड नहीं कर सकते। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिनके कुछ कैरेक्टर एनिमल जैसी है, कुछ कैरेक्टर प्लांट जैसी है, तो उनका क्या होगा? या फिर फोटोसिंथेसिस नहीं करता है लेकिन एनिमल हम नहीं कह सकते। जैसे कि आप फंजाई ले लो, ठीक है ना, फंगी ले लो। हाँ, फंगी, फंगी क्या करता है? फंगी फोटोसिंथेसिस करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है।
लेकिन ये क्या एनिमल है? ये चल फिर सकता है, घूम सकता है, नर्वस सिस्टम होता है? नहीं होता है। तो ये प्लांट्स भी नहीं होगा, ये एनिमल भी नहीं होगा, तो इसको तो हम प्लांट या एनिमल नहीं कह सकते ना। तो ये डिस्प्यूट की वजह से ये कैंसिल हो गया। फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दो लोगों ने दिए थे। एक कार्ल लूज ने एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एक अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। उन दोनों की क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस थी? कार्ल लूज की जो क्लासिफिकेशन थी थ्री किंगडम, उनका ग्रुप था, एक था देखो आर की बैक्टीरिया का, एक था यू बैक्टीरिया का, एक था यू कैरिया का। अभी आप नाम ही याद कर लो, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बातें करेंगे। अर्नस्ट हैकेल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उनका उनमें तीन ग्रुप जो था वो था क्या, प्लांटी एनिमेलिया था, उसके साथ उन्होंने प्रोटिस्टा ग्रुप डाल दिया था, जिनमें जिसके अंदर उन्होंने सारे जो वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उन सबको उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन यहाँ पर भी देखो फंगी को कोई अलग डिस्टिंक्शन नहीं मिला, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? साइंटिस्ट ने पोपलैंड ने दिया था। और उनमें जो ग्रुपिंग था वो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी। देखो इनमें भी फंगी को उन्होंने जगह नहीं दिया, बस उन्होंने एक मोनेरा ग्रुप दे दिया जिसके अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया, और प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए उन्होंने रख दिया, लेकिन फंगी के लिए अभी भी कोई जगह है नहीं। फिर चलते हैं आगे। फिर आए साइंटिस्ट आर एच विटेकर। उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये जो फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? आपको क्या लिखना होगा? आर एच विटेकर ने। और उनमें वो फाइव किंगडम क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा। मोनेरा में कौन थे? मोनेरा में थे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे। प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल जिनके पास होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोट्स के बारे में आप मुझे बताना। प्रोटिस्टा में कौन था? प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है, दोनों ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई विल चेक दिस आउट। ठीक है ना, कि आपने सही बताया कि नहीं। तो प्रोकैरियोट्स को सारे रखा गया मोनेरा में। यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर थे उनको रखा गया प्रोटिस्टा में। बाकी सारे जो यूकैरियोट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया ये फंजी, प्लांटी, एनिमेलिया में। तो यहाँ पर हमको एक फंजी के लिए अलग किंगडम देखने को मिला, और प्लांटी एनिमल है तो फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये सब तो है ही कैरेक्टर। तो एक और सवाल आता है कि आर एच व्हिटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस क्या था? तो बेसिस क्या था उनका? न्यूट्रिशन टाइप। ये मैं क्या लिख रही हूँ? बेसिस ऑफ आर एच व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन टाइप, सेलुलर टाइप, ये सब था आर एच व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन की बेसिस। फिर आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्ल ऊज। उन्होंने क्या किया था? आप याद करो, देखो कार्ल ऊज ने ही एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कार्ल ऊज ने ही एक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिनमें उन्होंने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरिया। उन्होंने बेसिकली क्या किया था? सारे यूकैरियोट्स को यूकैरिया के अंदर रख दिया था, और सारे प्रोकैरियोट्स को उन्होंने आर्की और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया? वो जो यूकैरिया का जो उन्होंने क्लास बनाया था, यूकैरिया को फोर किंगडम में डिवाइड कर दिया, फंगी, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। बाकी प्रोकैरियोट्स के ये जो सेम के सेम थे वो रहे, आर्किया, यूबैक्टीरिया तो रहे। बस यूकैरिया को उन्होंने फोर अलग किंगडम दे दिया, तो उन्होंने खुद ही थ्री किंगडम से सिक्स किंगडम में अपलिफ्ट कर दिया अपनी क्लासिफिकेशन। सो दिस इज ऑल बेसिक्स। अभी ये जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये जो नाम आपने सुना आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस था? कार्ल ऊज ने ये क्लासिफिकेशन किया था। किसने किया था? कार्ल ऊज ने। उनकी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में भी हमें ये टर्म मिला, और सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में भी मिला। तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स को उन्होंने
ये दो ग्रुपिंग में डिवाइड किया था, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। नॉर्मली हम जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया जिनको कहते हैं, उनको ही उन्होंने यू बैक्टीरिया नाम दिया। और आर्की बैक्टीरिया कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया थे जिनके बारे में हम अभी डिफरेंसेस में पढ़ेंगे। नॉर्मली बैक्टीरिया आर क्या, ओमनी प्रेजेंट। बैक्टीरिया सारे जगह पर मिलते हैं, आप अंतरिक्ष में चले जाओ वहां पे मिलेगा। तो बैक्टीरिया आपको समुद्र की गहराइयों से लेकर पहाड़ के ऊपर चोटी तक सारी जगह पर आपको बैक्टीरिया मिलेगा। तो बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट, ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया है ना, जो कि है आर्की बैक्टीरिया, ये आपको सारे एनवायरनमेंट में नहीं मिलेंगे। ये आपको बहुत एक्सट्रीम अनइमेजिनेबल हार्श कंडीशंस में मिलेंगे, जैसे कि बहुत ज्यादा सैलाइन वाटर जिनमें बहुत नमक है। नॉर्मल बैक्टीरिया उनमें नहीं रहते, उनमें ये स्पेशल आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। बहुत एसिड, एकदम एसिडिक सॉइल है, बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट, उसके ऊपर ही कौन रहेगा, आर्की बैक्टीरिया। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे कि जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, उनमें आप नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं पाओगे। उनमें जो बैक्टीरिया मिलेगा वो होगा आर्की बैक्टीरिया। तो ये जो एक्सट्रीम अनइमेजिनेबल एनवायरनमेंट्स में रहने वाले स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये है आर्की बैक्टीरिया। और इनको हम नॉर्मल एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, उनसे आप आर्की बैक्टीरिया को नहीं मार पाओगे। तो ये जो एक्सट्रीम अनइमेजिनेबल एनवायरनमेंट्स है, उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। जो बहुत ज्यादा सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको हमने नाम दिया है हेलोफिल्स। जो मीथेन गैस को फॉर्म करता है उसको हमने नाम दिया है मिथानोजेंस। जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यानी हॉट स्प्रिंग्स में रहता है उसको हमने नाम दिया है थर्मोफिलिक। और एसिडोफिलिक तो नाम से ही पता चल रहा है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में रह रहा है। और इनमें एक नाम लिखा है टी एक्वाटिकस। ये एक साइंटिफिक नाम है एक आर्की बैक्टीरिया का, जो हॉट स्प्रिंग में मिलता है। और हम ये नाम क्यों पढ़ेंगे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन बैक्टीरिया से एक चीज मिलता है जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। डीएनए की एक काम में हम ये टी एक्वाटिकस बैक्टीरिया से एक चीज को उठा के लेके आए हैं जो कि ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में रहता है। तो उसको हमने यूज करना शुरू कर दिया। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। बस ये नाम आप याद रखना, ये हमेशा एग्जाम्पल भी कभी पूछे जाते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स में कौन सी बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, थार्मस एक्वाटिकस। उसका पूरा नाम ये लिखा गया है यहाँ पर, थार्मस एक्वाटिकस। और इनमें ऐसे कोई एनवायरनमेंट के हिसाब से हम बैक्टीरिया को डिवाइड नहीं करते हैं। इनको हम ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है ये हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल फर्स्ट क्लास में उतना ज्यादा नहीं। और ये कभी रट लेना, इसका कंपोजिशन वाइज डिफरेंस हम बाद में पढ़ा देंगे। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का, उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया का उनमें होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की केसेस में होता है न्यूरामिक एसिड। एग्जाम्पल्स लिखा गया है, देखो, थार्मोप्लाज्मा, फेरोप्लाज्मा और इनका बैसिलस न्यूमोकॉकस विब्रियो, कुछ भी ले लो। तो फर्स्ट क्लास है, इतना ही काफी है। अच्छे से पढ़िए। और 4 सवाल चलिए मैं ऐड कर देती हूँ। 4 सवाल मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ जिसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is taxonomy consists of identification, nomenclature and dash. Next question, dash, who proposed the term systematics? ये ना मेरे स्लाइड्स में लिखा हुआ है, ये मैंने बोला भी है आज, देख लेना।
Question number 3. Who gave the three kingdom classification consisting of archaea, eubacteria and eukarya? Question number 4. Name one thermophilic economically important archaebacteria. And question number 5. What was the basis of Whittaker's classification? ये था आप लोगों का आज का होमवर्क। तो वीडियो के बीच में जो मैंने सवाल पूछे थे उनका जवाब भी आप वीडियो देखते देखते दे देना, और ये वीडियो के आखिर में आप कमेंट सेक्शन पे मेरी वीडियो में आपने जो सीखा है उसके हिसाब से ही जवाब देना, ठीक है ना, और खुद से जवाब देना ताकि आप लोगों के भी इंटरनल डेवलपमेंट हो पाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर ये बताइएगा मेरे क्लासेस आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं ज़रूर इसको और भी बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर थोड़ी सी भी आपकी मदद हुई हो तो। थैंक यू ऑल।